जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य के मादा जनन अंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। अब यहाँ देखिए, मनुष्य के मादा जनन अंग के बारे में पूरा समझेंगे। ये 12th क्लास वालों के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन है और 10th क्लास में भी पूछता है ये 5 नंबर का, और आराम से हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये आपका तस्वीर है, इसको बनाने के लिए हम बता देते हैं। अगर आपको सचित्र वर्णन करने के लिए अगर 5 नंबर में पूछ देवे तो इसको आप लोग कुछ मत करिएगा। इस प्रकार से आप ऐसे कर लेंगे और ऐसे करने के बाद यहाँ से इसको ऐसे कर लेंगे, ये हो गया। और उसके बाद इसको ऐसे करके बना लेंगे, इस प्रकार से ऐसे हम लोग बना लेते हैं। और यहाँ देखो, ये हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब, इसको कहते हैं फिम्बरी यहाँ। और यहाँ से इसे अंडाशय को जोड़ लेंगे, ये हो गया अंडाशय। आप ऐसे करके बना देंगे। ये फोटो आपको 5 नंबर देगा इस फोटो। यहाँ देखो, इसको ऐसे बना लेते हैं और इस एरिया को, सेंसिटिव एरिया को बना लेते हैं। यहाँ देखो कि इतना बना लेंगे और इसको दर्शाएंगे जितना मान के चलो दिया हुआ है। जैसे इसको हम लोग कहेंगे फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी, उसके बाद इसको अंडाशय कहते हैं। और ये जो है गर्भाशय है, इसको योनि कहते हैं, सबसे अगर बार सलवा होता है। और यहाँ होता है हाइमन झिल्ली। तो सबसे पहले इसको बारे में हम लोग समझते हैं, पूरे इसकी क्रिया विधि के बारे में। यहाँ देखो कि करना कुछ नहीं है, कौन क्या करता है, किसका क्या काम है, वो आप लिख देंगे तो आपको 5 नंबर का हो जाएगा। अब उसके लिए यहाँ पर ही हम लोग क्रिया विधि के बारे में समझेंगे। ये जो है मनुष्य का मादा जनन अंग है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 6 से लेकर के 11 इंच तक की इसकी लंबाई होता है, 6 से लेकर के 11 इंच। योनि जो है, इसकी परिभाषा अगर देंगे तो ये एक संकुचनशील छोटी सी पतली नली है जिसको योनि कहते हैं। ये मनुष्य के मादा के दोनों जयांगों के बीच व्यवस्थित होता है। अब यहाँ देखो, योनि जो है एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसको कहते हैं हाइमन झिल्ली, हाइमन झिल्ली। अब यहाँ देखिए, हाइमन झिल्ली से ढका होता है और उसके बाद योनि की पूरी क्षेत्र है जो शुरू होता है। उसके बाद होता है गर्भाशय। ये जो आपकी एरिया दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं गर्भाशय। अब यहाँ देखो, जब मान के चलिए यहाँ से जब संलयन की क्रिया होगी तो मादा मनुष्य का ये योनि है जो अब पुरुष का शिश्न जो है आपस में मिलेगा। तो दोनों के संयोजन के बाद युग्मक जो है इस गर्भाशय में प्रवेश करेगा योनि के रास्ते से। तो युग्मक जो है इधर पहुंचेगा और यहाँ से अंडाणु बनता है। अंडाणु आकर के इस क्षेत्र में यानी कि फैलोपियन ट्यूब में इधर आकर के अंडाणु ऐसे घूमते रहता है। तो जैसे ही संलयन की क्रिया होगा तब मनुष्य के नर जनन अंग यानी कि शिश्न से क्या होगा कि नर युग्मक निकल करके यानी कि जिसको कहते हैं शुक्राणु, वो इस क्षेत्र में आ जाएगा और यहाँ आकर के अंडाणु से मिलेगा। तो अंडाणु से मिलेगा, इसको हम लोग कहते हैं निषेचन। 3-4 सवाल आपको है जो हमेशा कंफ्यूज करेगा। यहाँ देख लीजिए, जनन अंगों का मिलन होगा यानी कि मनुष्य का मादा जनन अंग योनि और मनुष्य के नर जनन अंग शिश्न, ये दोनों आपस में मिलेगा तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं संलयन। और जब दोनों से युग्मकों का मिलन होगा यानी कि देख लीजिए, मादा जनन अंग में अंडाणु है और पुरुष जनन अंग में शुक्राणु होगा। तो शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में मिलेगा यानी कि युग्मकों की संयोजन जो है निषेचन कहलाएगा। और उसके बाद निषेचन के बाद होता है जो प्रक्रिया हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ही यहाँ पर ही निषेचन आपका हो जाएगा यानी कि युग्मक मिलन हो जाएगा, तो उस दिन के बाद निषेचन के बाद से इस क्षेत्र जो है ये भ्रूण के लिए हो जाएगा। भ्रूण के लिए क्यों कह रहे हैं कि जैसे ही अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलेगा तो ये मिलने के बाद जो होता है जाइगोट का निर्माण करता है जिसको युग्मनज कहते हैं। और युग्मनज उसको तब तक कहेंगे जब तक कि ये द्रवावस्था में होगा, द्रवावस्था में रहेगा युग्मनज कहलाएगा। और जैसे ही ये द्रव से ठोस अवस्था में बदलेगा इसका अवस्था भ्रूणावस्था होगा और इसको हम लोग भ्रूण कहेंगे। और जब भ्रूण यहाँ बन जाएगा तो यहाँ एक छोटा सा शिशु बनेगा। अब ये छोटा शिशु बनेगा, इसके बाहर से प्लेसेंटा ग्लैंड का निर्माण होगा और प्लेसेंटा ग्लैंड से इसका शिशु का नाभिक कोड इस प्रकार से जुड़ा होगा। और उसके बाद इस शिशु को क्या होगा
कि पोषण मिलेगा, यानी कि जो कुछ भी शिशु को गर्भावस्था में चाहिए ये प्लेसेंटा ग्लैंड, जिसको अपरा ग्रंथि कहते हैं, उससे इसको आसानी से मिलने लगेगा और शिशु का जो भ्रूण है उसका विकास धीरे 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 होते जाएगा। अब जो भी हम लोग है गर्भाधारण या गर्भावस्था, ये हम लोग गर्भावस्था जो भी है गर्भ विकास यानी कि शिशु के भ्रूण विकास, ये हम थोड़ा सा बाद में बताएंगे। अभी इसकी क्रियाविधि के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ देखो कि किसी भी मादा मनुष्य होगा उसमें अंडाशय जो होगा दूग होगा, तो अंडाशय दूग होगा तो दोनों के क्रियाविधि को समझ लेते हैं। देख लीजिए, जो भी अंडाशय उसका काम है अंडाणु निर्माण करना। तो यहाँ देख लो कि ये दोनों अंडाशय जो है ये अंडाणु निर्माण करेगा। जब महिला में जो है प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण या विकास तेजी से होने लगेगा तो उस समय से महिलाएं में है जो अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। और जब अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगा तो इस प्रकार से इसमें अंडाणु बनने लगेगा और अंडाणु बनेगा। तो इस कंडीशन को समझ लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत में मान के चलो अंडाणु बनता है तो इसकी समय सीमा जो भी है ये तो सिर्फ उम्र की बात है, उसमें समय फिक्स नहीं होता है। लेकिन दूसरी हम लोग अंडाणु निर्माण की बात करते हैं तो देख लीजिए, मान के चलो कि पहला बार में इधर अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया हुई थी और दूसरा बार में इधर होगा। तो यहाँ देख लीजिए कि अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया हुई, तो यहाँ अगर अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया खत्म होगा तब जाकर के दूसरे अंडाशय में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। क्यों? जो देख लो कि ये दो वो है तो एक महीना ये वाला काम करेगा और एक महीना ये वाला काम करेगा। तो यहाँ देख लीजिए कि एक महीना ये काम करेगा, एक महीना ये। तो इससे पहले कौन काम किया था? ये वाला। तो ये जब काम किया था तो इसके बाद जैसे ही इसमें काम लगेगा अंडाणु निर्माण की तो ये वाला विरामावस्था में हो जाएगा, यानी कि छुट्टी पर चला जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, जिस दिन इसमें ये अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया खत्म होगा उसके जस्ट 7 दिन के बाद, तो 7 दिन तक के इसमें कुछ नहीं होगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि मनुष्य के मादा जननांग या गर्भाशय फैलोपियन ट्यूब जो है सेकेंड यानी कि द्वितीयक युग्मक जो होता है जिसको कहते हैं मादा युग्मक, इसमें नहीं होगा, बिल्कुल मादा जननांग खाली होगा। तो खाली होगा तो इस कंडीशन में अगर संलयन की क्रिया होती है तो संलयन की क्रिया होगा तो देखो जैसे भी यहाँ से संलयन की क्रिया होगा तो शुक्राणु आएगा और शुक्राणु आएगा तो 7 दिन तक इसमें कोई अंडाणु नहीं है, तो नहीं है तो किसी से नहीं मिलेगा तो शुक्राणु जो है पुनः वापस लौट जाएगा और कोई आगे की प्रक्रिया नहीं बढ़ेगी, यानी कि निषेचन नहीं होगा तो गर्भाधारण नहीं होगा। और जस्ट इस 7 दिन के बाद से जो है 8वां दिन से इसमें अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगा और 7 दिन तक के इसके भीतर यानी कि कह सकते हैं कि अंडाशय के भीतर जो है अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। तो 7 दिन तक अंडाणु निर्माण होगा। तो 7 दिन बाद से शुरू किया और 7 दिन बनेगा तो 7 7 14 हो गया। उसके बाद देखिए 7वां दिन 7 दिन बनने के बाद 7 दिन तक इस क्षेत्र में रहेगा तो 7 7 14 और 7 ये 21 हो जाएगा और 21 दिन जहां पूरेगा उस दिन से अंडाणु पकने लगेगा। तब पकने जब लगेगा तो इसको पकने में भी पुनः 7 दिन का समय लगेगा। तो 7 7 14 7 21 और 7 चौके 28 यानी कि 28 दिन जिस दिन पूरा होगा उस दिन क्या होगा कि इसका पुनः पीरियड शुरू होगा, यानी कि अंडाणु पक के और फट करके इस रास्ते से बाहर निकल जाएगा। और ये जो अंडाणु बनेगा और बन के निषेचन के लिए इंतजार करेगा और पकेगा, पक करके फट के बाहर जो चलाएगा, यही प्रक्रिया को जो है हम लोग कहते हैं मासिक चक्र या पीरियड। अब देखो इस पे 2 सवाल होता है पीरियड में, एगो को कहा जाता है मध चक्र, एगो को कहा जाता है ऋतुस्राव चक्र। अगर यहाँ देख लो मनुष्य, जानवर, चिंपैंजी, बंदर, गोरिल्ला, ये 4 वो जानवर या जीव जो भी है ये सब में होता है ऋतुस्राव चक्र। ऋतुस्राव चक्र होता है कि एक फिक्स समय सीमा होता है 28 दिन की और हर 28 दिन के अंतराल पर उसके मादा जनन अंग से ये अंडाणु स्रावित होता है जिसको कहते हैं मध चक्र, ये ऋतुस्राव चक्र। और मध चक्र जो है ये जानवरों में होता है, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता जो भी जानवर है
ये सब के बीच जो होता है ऋतुस्राव, ये मध्य चक्र होता है। और मध्य चक्र में उसका भी यही चीजें होता है, ये मादा जननांग और नर जननांग दोनों के जनन अंग से क्या होता है कि एक विशेष प्रकार के हार्मोन स्रावित होता है और शरीर से गंध निकलता है जिससे एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो ये हम लोग बाद में समझ लेते हैं, यहाँ पहले देख लेते हैं। तो जब यहाँ से अंडाणु पकेगा और फट करके बाहर निकलेगा, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं ये मासिक चक्र या पीरियड कहते हैं। अब देखो कि एक पीरियड सेशन की बात किया जाए तो 3 से 6 दिन का समय होगा, यानी कि कह सकते हैं कि 3 से 6 दिन। कहने का मतलब कि अगर पीरियड की सेशन होगी तो अंडाणु को पक के फट के बाहर निकलने में जितना समय लगेगा उसको सेशन कहेंगे, पीरियड सेशन। तो जितना दिन समय निकलने में लगेगा, तो किसी को 3 दिन, किसी को 4, 5, 6 दिन तक के, और हार्डली 7 दिन तक के। अब यहाँ देखो, अगर 3 दिन से 6 दिन के बीच में अगर पीरियड सेशन चलता है तो ये महिलाएं बिल्कुल स्वस्थ माना जाएगा। क्यों? कि इसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। अगर किसी को 1 दिन होता है या 1 दिन से 2 दिन होता है या तो 7 दिन से भी ज्यादा होता है, तो इस महिला जो होगा जननिक रूप से अस्वस्थ माना जाएगा और इसको डॉक्टरी इलाज की जरूरत होगी और उसको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब यहाँ देखो, आपसे सवाल पूछेगा कि एक पीरियड सेशन में कितना